चलो, उदर चिकित्सा दोन अतिशय विद्वान गोष्ट आणि त्यामुळे त्यांचं भाषांतरण हे सगळं अतिशय व्यवस्थित असणार आहे. व्याकरणासहित एक चांगलं त्यांचं ज्ञान आहे. मला पुस्तक छान आहे असं वाटतं तिकडे. विदाउट साखर शुगर पाहिजे साखर साखर करता नाही तर उलट करायचं. चलो पढ़ो. उधर डकोदर उधर समजते ना का नाही? अजून गोंधळ होते. मी स्पष्ट करायचा प्रयत्न करतो प्रत्येक संप्राप्ती, पण ती अक्कल व्हायला वेळ लागतो. मलाही कळायला इतकी वर्ष लागली. चल पढ़ो भैया. कौन पढ़ रहा है? म्यूट है का? हेलो, ठीक है चालू है. चालू है. चल ठीक है, वाचा तुमचं. आशिष आनंद. चल पढ़. चरक चिकित्सा 13 श्लोक नंबर 32. दुर्बलाग्नेर अपथ्यम विरोधी गुरुभोजनैः श्रीदत्तेश्च रजोरोम विन्मुत्र अस्ति खादिभिः विशेष्य मन्देवार्तद्यः कुपितः सञ्चयं त्रयः शनैः कोष्ठे प्रकुर्वन्तो जनयति उदरं धुना. अभी सन्निपात उदर बता रहे हैं. अभी सन्निपात उदर का अध्ययन करते समय ग्रंथकर्ताओं की योजनाओं को समझना आवश्यक है. पहले हम पढ़ेंगे और फिर उस पर प्रकाश डालेंगे कि ग्रंथकर्ता की योजना चिंतन कैसे है. दुर्बलाग्नेय है, अग्नि दुर्बल है. अग्नेय है षष्ठी है, जिसका अग्नि दुर्बल है उस व्यक्ति के लिए है. दुर्बल अग्नेय है रुग्णस्य. अग्नेय का विसर्ग, उसका विसर्ग है, उसका र बन गया. विसर्ग अलग निकाला तो अ रहता है. अपथ्य, अपथ्य और आम दोनों मिलकर अपथ्याम किया है. अपथ्य अलग निकालना है, आम अलग निकालना है. दुर्बल आग्नेय है, दुर्बलस्य रुग्णस्य अपथ्य भोजनैः आम भोजनैः विरोधी भोजनैः गुरु भोजनैश्च. समासिक शब्द है. हॅलो, काय झालं? हॅलो हॅलो
हा हो, तुला ताप येणार आहे ना, तर थोडस पुन्हा सुंठीचा किंवा याचा लेप लावा आणि गरम गरम कॉफी चहा आणि गरम जेवण नाही करते तर गरम गरम वरण प्यायला द्या भूक नसेल तर. मग जेवू दे पण पाणी गरम द्या आणि डोकं थोडं शेकून टाक. चालेल. हो संध्याकाळी आत्ता नाही. आणि आलं दे. ओके ओके ओके. तो आम शब्द भोजन से लगाना है. आम भोजन है यानी अपक्व भोजन बिना पकाए यही जो पका कर ही खानी पड़ती है. सब्जियां पका कर खानी है, चावल पका कर खाना है. इस प्रकार दुर्बल आग नहीं है, इसका अग्नि दुर्बल है. ऐसे दुर्बल व्यक्ति ने अग्नि इसका दुर्बल है, उसने यदि इस प्रकार का भोजन किया अपथ्य यानी जो हितकर नहीं है वो खाए. हितकर की व्याख्या है सात्म्य है, नित्य सेवनीय है. अब ये अपत्य भोजन करता है, एक तो अग्नि दुर्बल है, अपत्य भोजन कर रहा है, उस विशेषतर उसमें आम भोजन कर रहा है. आम भोजन का देश काल से अर्थ बदलता है. अब यहां पर दूध भी आम पीना ये हेतु बन सकता है. आजकल लोग थैली की थैली दांतों से तोड़कर दूध पी लेते हैं ठंडा, आम दुग्ध. और ये कई प्रांतों में पद्धति है. गुजरात में है, पंजाब में है, कच्चा दूध पीते हैं. तो ये आम है, आम भोजन है. विरोधी भोजन, विरोधी की व्याख्या सबको पता है. विरोधी भोजन, गुरु भोजन जो नित्य सेवनीय नहीं है, ऐसा गुरु भोजन. नित्य सेवनीय में फलों में भी द्राक्षा, दाड़िम, आमलकी, बाकी सब फल ये नित्य सेवनीय नहीं है क्योंकि ये गुरुतर होते हैं. कदली, अमृत फल, सेव, ये सब गुरु में आते हैं. अब त्रिगुण में पढ़े होंगे कि वनस्पति में सबसे गुरु कौन है, तो फल. और दुर्बलाग्नि व्यक्ति ने भी फल खाना शुरू किया. सीताफल, क्या बोलते हैं उसको, तरबूज, खरबूज, काकड़ी, ये सब गुरु भोजन में आता है. ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, पिस्ता, बादाम, काजू, ये सब गुरु भोजन में आते हैं. इससे दुर्बलाग्नि करता है, तो इससे वाताद्याः कुपिता, तीनों दोष कुपित होते हैं. अब यहां पर तीनों दोष कुपित क्यों होते हैं, उसको विचार करना है. अगे श्री दत्तैश्च, अब श्री दत्तैश्च के सामने रज, रोम, लिंड, मूत्र, अस्थि, नखादि ही भोजन ही. अब श्री दत्त ही कहने का अभिप्राय यह है कि
शत्रु पक्ष की स्त्रियां यदि आपके इसमें घुस गई है, भोजन व्यवस्था में, तो ये ऐसे उद्योग करते हैं। उसमें क्या करते हैं फिर? रज, रोम, विण, मूत्र, अस्थि, नख इत्यादि इत्यादि गुप्त रूप से डालकर आपको खिलाए जाते हैं। इसलिए शत्रु पक्ष की स्त्री अथवा नौकर जो भी है वो पहचानना आना चाहिए। अभी कोरोना काल में एक विषय आया था, जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं ब्रेड करने वाले यू करके करते हैं और बेचते हैं। यूट्यूब पर आया था, टीवी पर भी आया था। तो इस प्रकार ये शत्रु पक्ष के लोग ऐसा करते हैं, विष भी देते हैं, राजा को विष भी देते हैं। अभी पाकिस्तान में 2 लोग विष खाकर मर गए। शत्रु पक्ष के द्वारा इनसे तीनों दोषों का प्रकोप होता है। अब यहाँ पर मैं जो कह रहा था कि चर्चा करने की आवश्यकता है, और ये केवल उधर भी नहीं, पूरे व्याधियों के सन्निपात व्याधि में, सन्निपात हेतु में जो विषय आया है उसको गौर से देखना जरूरी है। यहाँ पर कोई भी त्रिदोष प्रकोप हेतु स्वतंत्र नहीं है। वायु का स्वतंत्र नहीं है, पित्त का स्वतंत्र नहीं है, जो है आमोत्थ है, अग्निदोष जन्य है, दुर्बल आग्नेय जन्य है, और फिर इसमें गुरुवादी है। लेकिन ये परतंत्र है। केवल गुरुवादी होता तो श्लेष्मा बढ़ता था, केवल विदाई होता तो पित्त बढ़ता था, केवल चिंता होती तो वायु बढ़ता था। दुर्बल आग्नेय है और फिर अपत्य, इसके साथ अपत्य। दुर्बल आग्नेय में अपत्य, अल्प भोजन किया तो दोष ज्यादा नहीं प्रकोपित होंगे, थोड़े होंगे। लघु भोजन किया, दुर्बल अग्नि, अग्नि दुर्बल है, कम खा रहा हूं, तो प्रकोप होगा, शाम होगा। अब दुर्बल अग्नि होते हुए भी बहुत कुछ खा रहा है तो स्वाभाविक है श्लेष्मा भी होगा, पित्त भी होगा, लेकिन परतंत्र होगा। समझ में आ रहा है मुद्दा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि सन्निपात की व्याख्या यह है, चरक विमान 6 निकालिए, 11, 11, 10, 11। श्लोक नंबर 10 और 11। 11 पढ़ो। आज जब ये नहीं है, विशाल नहीं है क्या? नहीं गुरुजी, आज लैपटॉप नहीं है, चालू नहीं है। लैपटॉप सब नहीं है, ठीक है। सुन तो रहे हो ना? हाँ, तो विमान 6 में 11 नंबर में स्वतंत्र दोषों के प्रकरण में एक वाक्य है। पहले 2 वाक्यों में स्वतंत्र की व्याख्या की है, परतंत्र की व्याख्या की है। तीसरे में संसर्ग सन्निपात की व्याख्या की है। वयोः संसर्गः, त्रयोः सन्निपातः। पढ़ना। चौथी अनुबंध लक्षण पासून वाचा, तिसरे पासून वाचा। अनुबंध लक्षण समन्विता, अनुबंध लक्षण समन्विता तत्र यदि दोषाः भवन्ति तत्त्रिकं सन्निपातम् आचक्षते। 2 है तो संसर्ग कहेंगे, 3 है तो सन्निपात कहेंगे। व्याख्या सन्निपात की क्या है? स्वतंत्र 3 दोष,
व्याख्या स्वतंत्र संसर्ग की क्या है? स्वतंत्र दो दोष। यहाँ क्या है? तीनों दोष है परतंत्र, यानी इसको भी ये ग्रंथकार सन्निपात कहते हैं। लेकिन चिकित्सा में सन्निपात की चिकित्सा नहीं करनी, यहाँ पर परतंत्र की करनी है, उहन तंत्र युक्त। इसलिए चिकित्सा हेतु के आधार पर करनी है, लक्षणों के आधार पर नहीं। चिकित्सा दोषों की करनी है, व्याधि की नहीं। यानी सन्निपात की व्याख्या ग्रंथकार में कर्ता ने क्या की है? स्वतंत्र दोष प्रकोप है 3, तो उसको सन्निपात कहेंगे। ये चिकित्सा के लिए व्याख्या है। सन्निपात जरा स्वतंत्र है यदि, तो चिकित्सा अपने अपने दोषों की करनी है। अब सन्निपात परतंत्र है तो चिकित्सा किस करेंगे आप? दोषों की नहीं करेंगे, अग्नि की करेंगे, परतंत्र हेतु की करेंगे। चिकित्सा हेतु पर ही करना है। संस्कृत वाङ्मय में अतिसाम्यात, समानत्वात, एक का नाम दूसरे को दिया जाता है। त्रिदोष प्रकोप है सन्निपात कह सकते हो आप, लेकिन ये कह दो, ब्रैकेट में लिख दो परतंत्र सन्निपात, ये ध्यान रखना है। कई बार रोगों को दोष का नाम देते हैं और दोषों को रोग का नाम देते हैं। रोगा सर्वे मंदेग्नो, इसका अर्थ क्या पता है? एक अर्थ तो आपने ले लिया, सब लोग मुंडक निश्चित होते हैं। दूसरा अर्थ, सभी दोष, तीनों दोष मुंडक निश्चित होते हैं। ये उसका ध्वन्यार्थ है, अभिप्रेतार्थ है। इस प्रकार विशेष विशेष जो, अब ये विषय कौन सा? मंद विषय, गर विषय, तुरंत मानने वाला नहीं। वाताद्याह कुपिता संचय में इकट्ठे, इस अर्थ में है। संचय अर्थ में नहीं है, कुपित तो है। अब यह संचय का अर्थ इकट्ठा, त्रय, 3 इकट्ठे हैं। कुपिता त्रयः इकट्ठे, इसलिए संचय। अब ये वृद्धि होती कैसी है, प्रकोप होता कैसे है? शनै ही, अकस्मात बहुत एकदम नहीं होता, धीरे धीरे होता, समझ में नहीं आता ये हो रहा है करके। शनै ही कोष्ठे पकुवंतो जनयन्ति उदरम नृणाम, संप्राप्ति वात पित्त कब की है? वही होगी। उदक वह में, रसवह में, मांसवह में, लसिका वह में, स्वेद वह में, मूत्र वह में संप्राप्ति होगी। और घूमते घूमते वो कहीं ना कहीं कुक्षी में आश्रय करेंगे, उसका नाम उदर है। ये संप्राप्ति सन्निपात की है। अब ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उदकवह में, मूत्रवह में, द्रव धातुओं में कहीं अवरोध हो गया, ये आवश्यक नहीं कि कुक्षी में हो, शरीर में कहीं भी हुआ तो दोष उल्टे दिशा में आते हैं रुककर, और ये रुके हुए दोष फिर व्याधि का बीज शरीर में फैलते हुए कुक्षी में यदि आते हैं तो उधर करेंगे। सिर में गए तो शिरस्रोत करेंगे, उदस्थान में गए तो उधर व्याधि श्वास करेंगे, सिर में गए तो हिक्का करेंगे, प्लेरा में गए तो प्लेराइटिस करेंगे, हाथ में गए तो कार्डाइटिस करेंगे।
विथ इफ्यूजन। स्थानानुरूप लिंगस्य शेषान न्यायशत। उधर में हुआ तो पक्षी में हुआ तो उधर कहेंगे, प्राणों में गया तो श्वास कहेंगे, सिर में गया तो अर्जित कहेंगे, हृदय में गया तो रुद्र कहेंगे। इस बात को समझना है। तो ये सन्निपातिक भी हो सकता है। अब सन्निपात कैसा है? यहाँ पर ये परतंत्र है। चिकित्सा किसकी करनी है? अग्नि की करनी है। लक्षण तीनों के हो गए, दाह होगा, राग होगा, पाक होगा, शोथ होगा, शूल होगा, लेकिन परतंत्र। प्रमेय में दाह होता है, परपाद दाह, मधुमेह में परतंत्र। आप चिकित्सा करो अग्नि की, विधुवन करो, ठीक हो जाएगा, दाह भी ठीक हो जाएगा। और ये देखा गया है करने के बाद। मुद्दा समझ में आ गया? आप लोगों को समझा, इसका आनंद मुझे मिले, इसलिए मुझे आना पड़ता है सामने बैठकर पेशेंट पर। चेहरे पर दिखता है कि हाँ अरे क्या बात है, अरे तुम्हारे ध्यान में नहीं आया। समझे? संधिपात की ये कल्पना शायद मैंने चरक भर में लिखी है, लेकिन मुझे याद नहीं लिखी है कि नहीं, ये तो मैं अब लिखूंगा। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि मैंने ये वाक्य लिखा है कि इसको भी संधिपात कहा जाता है, लेकिन उतना गौर से कोई पढ़ते नहीं है, इसलिए फिर एक बार बताना पड़ा। तो ये समझ गए? यहां तक समझ गए? यहाँ गर्म विष ये भी काम करता है। कृत्रिम विष, दो चीजें इकट्ठे करके देना, इसे गरम गरम मधु रोज पीने को देना, मंद विष है। अन्न को शुक्तत्व आया, ये विषय है, मंद विषय, गर विषय। तद्याति विश्वरूपता वाक्य है हिरण्य का, ये गर विषय। कहां पर याद है ना? मंदाग्नि के हित लक्षणों में अल्पयपि न स पचति, दुर्बलो अल्पमपि अन्नम न पचति, सदुष्टः तद याति अन्नम याति विश्वरूपताम्। है विश्वरूपताम् ये गर विषय। और ये बार बार अधिक मात्रा में उत्पन्न हुआ, शनि शनि उधर होगा, यानी उधर रोग वैदिक कल खाया आज हुआ, ऐसा नहीं है। कल केले और दूध खाया और आज व्याधि हुआ, नहीं, आज प्रतिष्ठा होगा। और उसकी चिकित्सा आपने नहीं की है तो आपको टेंशन होगा। इस प्रकार ये समय पर ध्यान में आना ये वैद्य की जिम्मेदारी है, पेशेंट की नहीं है। चलो, तो अब मैं थोड़ा सा, ठीक है, बाद में देखूंगा। पढ़ो 35-36 पढ़ो। 35-36 अत्याशित 34 राहिला। तस्य रूपाणि सभी दोषों के लक्षण वर्णाश्च सर्वे नखादिषु उदरम् अपि नानावर्णराजिशिरा संततं भवति। एतत् सन्निपातो उदरम् इति। अब यहाँ पर एक विद्यार्थी के नाते, परीक्षार्थी के नाते गुल्म के जो पूर्व रूप है वही रूप उदर के होंगे, पूर्व रूप होंगे, क्योंकि संप्राप्ति एक ही है, शोथ है। आतन्य च जठनम लघु अल्पै भोजनेपि राजिमुक्तः वलीनाशः
अल्पैपि तिष्ठते श्वासः, जीर्णाजीर्णं न वेत्ति च, ये सभी लक्षण गुल्म में नहीं मिलेंगे आपको, उदर में भी मिलेंगे, यानी यूटेराइन ट्यूमर में भी मिलेंगे, गुल्म में भी मिलेंगे, उदर में भी मिलेंगे। ध्यान रखना। और समय मिलने पर गुल्म के पूर्व रूप पढ़ना निदान स्थान में, रक्त गुल्म के निदान स्थान के पूर्व रूप पढ़ना। आपके ध्यान में आएगा कि सभी लक्षण समान हैं। चलो, तो वर्णाश्च नखादिषु सम्मिश्रण मिलेंगे आपको तीनों दोषों के। हरुण में पीला, पीले में श्वेत, ऐसे सम्मिश्र हो। उदर में भी नाना वर्ण, मूल वर्ण नहीं मिलेगा आपको, सम्मिश्र वर्ण मिलेगा। राजी, उदर तनने के बाद रेखाएं दिखने लगती है। और शिरा तंत्र के लक्षण, ये सबसे अंत में आने वाला, जब बलवान उदर हो जाता है तब ये लक्षण आता है, ये शुरू में नहीं आएगा। शुरू में ये अणुत्व है तब ये लक्षण नहीं मिलेंगे, ध्यान में भी नहीं आएगा ये उदर है करके। पहले अग्निमल्य होगा, अविपाक होगा, छुटपुट व्याधियां होगी, उदर दर्द, श्वास, काश, खांसी, जुकाम, छुटपुट हो गया। लेकिन ये परंपरा दीर्घकाल तक चलते रहे तो ये होने वाला, उधर होने वाला। यानी पिछोड़ी एक दिन में नहीं होता, श्लेष्मा पित्त कई दिनों से संचित है, चौथोमत किया है, अपनी छुटपुट चिकित्सा त्रिभुवन के तरीके स्पतिशा ठीक किया है, ये तो बनने की है। अभी बढ़ते 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 क्या करेंगे, दीर्घ कालांतर से शनि शनि उधर करेंगे। जिम्मेदारी समझ के कितनी बड़ी है आपकी, हेतु बंद करने की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। आप यदि हेतु बंद करते हैं समय पर हमेशा के लिए और समझाते हैं कि आहार ऋतु के अनुसार करना है, साथ में करना है और हितकर करना है, विधि पालन के साथ करना है, इस बात को यदि आप समझाते हो तो क्या होगा, पेशेंट को आने वाले सभी रोग दूर हो गए। बाद में जो हाइपरटेंशन आने वाला है, बाद में हृदरोग आने वाला है, बाद में स्थौल्य आने वाला है, भगंदर होने वाला है, इन सबको बचाना है आपको, तो ये करना पड़ेगा। चिकित्सक की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है और हम बहुत लाइटली ले रहे हैं चिकित्सक, इसीलिए शनि शब्द महत्व का है। शनि शनि, समझ गए? मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि चिकित्सक की जिम्मेदारी है लोगों के आरोग्य को रोकना, अनारोग्य को रोकना, ये अपनी जिम्मेदारी है, इसको भूलना नहीं। नात्मार्थम नाति कामार्थम अतः भूत दयाम प्रति, मुझे वैद्य होना है इसलिए आत्मार्थम कामार्थम न अतः भूत दयाम प्रति, भूत मात्रा को आरोग्य मिले इसलिए मुझे वैद्य बनना है। ये भूमिका है हमारी। पेट भरने के लिए भगवान देता है, कम नहीं पड़ता। चलो, तो अभी इसके बाद प्लीहा उदर, अशितस्य आयनान् अतिचेष्टितैः अतिव्यवायभार अध्वगमन व्याधिकर्षणैः वामपार्श्वाश्रित प्लीहाच्युतः स्थानात् प्रवर्धते, शोणितं वा प्रसादिभ्यो विवृद्धं तं विवर्धते। अब यहाँ पर ऊपर के सूत्र में दुर्बलाग्ने है, ये षष्ठी क्वचन, यहाँ पर अशितस्य ये षष्ठी क्वचन है। दुर्बलाग्नि ने इतने इतने गुने किए और भोजन
जिसने किया है, अशित ये अश धातु का पास्ट पार्टिसिपल है। भोजन किया हुआ, त लगा है, गत, ज्ञात, पतित, पीत, अशित, पास्ट पार्टिसिपल है। अशितस्य, अशित ने, जिसने भोजन किया है पेट भर के, उसने यदि अगले कुछ गलतियां की तो स्पृहा प्रच्युत होगी। कौन सी? अतिसंक्षोभ, क्षोभ हो इस प्रकार का, व्यायाम किया, हिलचल की, पेट पे से नीचे, नीचे से ऊपर, या फलवाना, ज्ञान, अच्छा पानी कर दे गिलास से। हाँ, तो अशितस्य अति संक्षोभात, संक्षोभ ज्यादा किया, अति संक्षुप्त यानात, यानात, अति संक्षोभ करने वाले चेष्टा, अधिक मात्रा में, थोड़ी के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बार बार रोज अधिक मात्रा में करते हो, अति व्यवहार, अति भार वहन, अति अध्वगमन, और अंतिम शब्द है व्याधि से कर्षित हुआ है। कर्षित शब्द ही भिन्न है। इन सब का परिणाम कर्ष, गति, धातुगत गतिवाचक है, अपकर्ष, आशय अपकर्ष गतिवाचक है, अतिकर्ष नहीं है, धातुओं की क्षीण होने की गति बढ़ गई है, अतिकर्ष नहीं है। इन सब का परिणाम ऊपर के हेतु अतिव्यय तक, अतिभार वहन वगैरह, ये सब अति भोजन के संलग्न है, और व्याधिकर्षण ये स्वतंत्र हेतु है, अलग। इसका दोनों का परिणाम क्या होगा? वाम पार्श्व आश्रिता, सामासिक शब्द है, वामे पार्श्वे आश्रिता, सप्तमी तत्पुरुष, वामे पार्श्वे आश्रिता, कौन? स्पृहा। आ उपसर्ग है, श्र धातु है, उसका ये पास्ट पार्टिसिपल है, आश्रित, श्रु धातु है, आश्रित। परम पार्श्वाश्रित ये उसका विशेषण है, क्रिया का। अब दूसरा विशेषण है, ये कृदंत, दोनों कृदंत है, धातु से उत्पन्न है। मूल धातु चू, चवत, चवते, उसका च्युत धातु बना है। च्युत ये पास्ट पद से बना है, इसको कृदंत कहते हैं। श्रवंस हुआ हुआ, च्युत यानी श्रवंस्त, सृष्ट,
श्रवस भ्रंश वेदस्वाप है ना, श्रवस का अर्थ है च्युता, वामा पार्श्व में शुद्ध प्लीहा, नीचे खसकती है। ये एक संप्राप्ति है इसकी, प्लीहा वृद्धि की। आपको याद होगा कि मेदक्षय में प्लीहा वृद्धि है। मेरे स्वपरम कट्या प्लिन्नो वृद्धि प्रशांत है, कार्य है, पेट पे कुछ भी नहीं है और आपने संक्षोभ किया, प्लीहा नीचे आने वाले विसेरोपोसिस, विसेरा अवयव नीचे आते हैं। यही अवस्था वृद्धि में होती है, वृद्धि, अंतर्वृद्धि, यही संप्राप्ति है। कर्षण ही ये एक संप्राप्ति हुई, उसी को भी उदर कहेंगे, लक्षण उदर के ही मिलेंगे। यहां शोक नहीं है, प्रच्युति है। अब प्रच्युति है, संभव है वात प्रकोप हो तो अन्य कारणों से, अग्निमंद होने से उस पर भी दोष परतंत्र आए हो, रसधातु परतंत्र आया होगा दुष्ट, ये संभव है। इसलिए शूल उसमें भी आएगा, केवल च्युति नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? केवल च्युति नहीं है, तो संप्राप्ति है, अग्निमान्य है, होने वाला है, रसप्रदोष भी होने वाला है। प्लीहा में रसप्रदोष, सामोदोषों का संचय, ये संभव है। इसलिए हमें चिकित्सा कैसी करनी है? हेतु की, हेतु सब निकालना है। केवल छलांग मार रहा है ये हेतु नहीं है। कहीं वात प्रकोप है, कहीं अग्निदुष्ट है, और अतिकर्षित है। अब दूसरी संप्राप्ति पढ़ो। शोणितम वा रसादिभ्यो विवृद्धं तम विवर्धयेत्। तम विवर्धयेत् ये क्रियापद है। तम यानी उसको, सहतोते तम तोतान द्वितीया, तम विवर्धयेत्, तम इति प्लीहानम, तम प्लीहानम विवर्धयेत्, प्लीहानम द्वितीया, प्लीहा को बढ़ाते हैं। वर्ध धातु है, इसका आत्मनेपदी विद्यर्थ है, वर्धयेत्। अब तीन शब्दों का अर्थ लगाना है। शोणितम रसादिभ्यो विवृद्धम, शब्द के अर्थ तो आप समझ गए, विभक्तियों के अर्थ समझना है। विवर्धयेत् का कर्ता शोणितम है, शोणितम तम विवर्धयेत्, लिया को बढ़ाने वाला कौन है? शोणित है। शोणित विरुद्ध है, विवृद्धम शोणितम तम विवर्धयेत्। समझ रहे हैं? व्याकरण समझ रहे हैं? विवृद्धम शोणितम तम विवर्धयेत्। अब ये शोणित विरुद्ध क्यों हुआ? क्यों हुआ? रसादि धातुभ्यो, पंचमी, रामेभ्यः, पंचमी बहुवचन, रसादिभ्यः विसर्ग का ओ हुआ है। अब इसकी टीका पढ़ना जरूरी है, पढ़ो। प्लीहा पहले पंक्ति से पढ़ो। विविधः
संक्षोभादिच्युतस्य वा वृद्धिः अच्युतस्य वा शोणितवृद्ध्या वृद्धिर्भवति। ठीक है, आगे बोलो। शोणितम वहाँ शोणितं वा रसादिभ्य इति अत्र आदिशब्दः प्रकारवाचिः। तेन रसस्य कारणस्य वृद्ध्या कार्यस्य रक्तस्य वृद्धिस्तथा मांसादिभ्यो अपि रक्तवृद्धिर्भवति। रक्तवृद्धि मांसादिभ्यो भवति। रक्तवृद्धि किससे होती है? मांसादि के कारण होती है। कैसी होती? तेन आहार विहारेभ्यो रक्तवृद्धिरुक्ता भवति। प्रथमं या च्युतस्य वृद्धिरुक्ता सा वातादि सन्निपातत्वेन चतुर्विधा ज्ञेया। ठीक है, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। स्पष्ट रसादिभ्यो वृद्ध मैं अधिक स्पष्ट करता हूँ। रक्तपित्त चिकित्सा अध्याय 4। श्लोक नंबर 7 और 8। समुत्तिष्ठं पित्तं रक्तं प्रपद्यते तत् योनित्वात् प्रपन्नं च वर्धते तत् प्रदूषयति। अब तस्य उष्मणा, तस्य उष्मणा संधि होकर तस्योष्मणा हो गया। उष्मणा तृतीया किसकी उष्मा से? शोणित की उष्मा से। पित्त शोणित में बढ़ गया है, रक्त भी बढ़ गया है पित्त के कारण द्रव गुण से। समान है उसके। अब तस्य इति रक्तस्य उष्मणा, ये रक्त पूरे शरीर में घूमता है। अब इस उष्मा से त्याला सांगायचं जाऊन फ्लॅट शोध। किसी का माइक चालू है? माइक बंद करो, म्यूट करो चिनूला। हाँ सांगते मी, तो कुठं ऐकतोय तो। माइक म्यूट करो। किसका तो चल रहा है? माइक म्यूट करो प्लीज। हाँ, तस्य उष्मणा द्रवधातु प्रथमा प्रशिच्यते क्रियापद। एक कर्मणि प्रयोग है। उष्मणा तृतीया, कर्ता की तृतीया है। धातु प्रशिच्यते द्वितीया, एक वचन। अब ये कहां से आ रहा? धातो हो पंचमी पंचमी। जितने धातुओं में द्रव गुण है उनका द्रवांश शोणित में आता है। धातो प्रशिच्यते स्विद्यतः। स्विद्यत शब्द है, स्विद्यति ही निकाल दिया, पत प्रत्यय लगा, गच्छत समान चला, गच्छन गच्छन्तो गच्छतः, स्विद्यन स्विद्यन्तो स्विद्यतः। अब ये वस्तु को उष्मा इन धातुओं को श्वेत देता है और क्या करता है?
उनका धव धातु खून में आकर मिलता है, संवन में आता है। प्रशिक्षते उष्णा कर्मणि प्रयोग है। तेन समृद्धि, उस तरह के कारण, तद यानी रक्त, भूयः पुनः अधिक मात्रा में, बार बार, अधिगच्छति यानी द्रव धातु, धातुओं का द्रव धातु रक्त में आता है और रक्त में संचित होता है, इसलिए अधिक है, अधि सप्तमी है। अधिगच्छति, रक्त में वृद्धि होती है। और ये कैसे हुई? मांसादिभ्यो धातो हो द्रवः प्रशिच्यते उष्णा। समझ गए? अब ये रक्त धातु प्लीहा वृद्धि करता है। चिकित्सा किसकी करनी है? रक्त में जो ऊष्मा बढ़ा है उसकी, रक्त में जो सामावस्था बढ़ी है उसकी। रक्त में सामावस्था बढ़ती है। देखिए इसी अध्याय में, श्लोक नंबर, इसी अध्याय में रक्त पित्त में 15वां श्लोक होगा। देखो रक्त पित्त के 15वां, मैंने बंद कर दिया। एक मिनट में श्लोक बताता हूँ। 29 हाँ 29 29 29 मिल गया। प्रायेण हि समुत्तिष्ठम् आमदोषे शरीराणां वृद्धि क्लियर? भाई चिंता किसकी करनी है? अग्नि की करनी है, आमोदोषों की करनी है। रक्त बढ़ा है, ठीक है, रक्त निकाल दो, एक दिन रक्त निकाल दोगे, लेकिन अग्नि की चिकित्सा नहीं किए तो दोबारा समावस्था आने वाली है। अब ये पित्त वृद्धि है, ये परतंत्र है, इसमें अम्ल विपाक हुआ है, उसमें बढ़ता है। और धातु प्रशिक्षते, इस सब प्राप्ति घटते रहते हैं। समझ गए? मेरे तो सर जून का तो मैं हो गया था, मैं पहले ही आ गई थी। ये तो अभी मैं घूम के आई थी ना, थोड़ा रेस्ट करने के लिए। 2 दिन है अभी, सोमवार माइक से म्यूट करो, माइक म्यूट करो, इधर रुक गई। माइक म्यूट करो। आप कब तक हैं सर? आप सही है। बद्रीनाथ केदारनाथ अभी है सर, उस टाइम नहीं था। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया उधर की तक। पिछले तारीख तो मुझे भी याद नहीं, शायद 20-21 को शायद मैं उधर चढ़ के ही गए। सबको अलग अलग लगता है। थोड़ी अब चढ़ने वाले 4-5 घंटे में भी चढ़ जाता है, मुझे 6 घंटे लगते हैं। सर आप वहां से म्यूट कर सकते होगा उन्हें? हाँ तो रक्त वृद्धि होते समय भी सामोदोषों का विचार, अग्नि का विचार, विरुद्धासन का विचार करना है, हेतु का विचार करना है। रक्त मोक्षण करने से केवल प्लीहा शांत नहीं होती, उसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, नहीं तो निकाला हो गया प्लीहा। दाहिने हाथ से निकालने से प्लीहा शांत, बाएं हाथ से निकालने से प्लीहा कम होती है, नहीं होती है। जब तक आप दीर्घकालीन चिकित्सा अग्नि की नहीं करोगे। और आजकल की अवस्था में, आज के परिप्रेक्ष्य में
संतर्पणजन्य रक्तपित्त से प्लीहा वृद्धि और क्या कहते हैं उसको, पोर्टल हाइपरटेंशन बढ़ता है, पोर्टल वेन ब्लॉक हो जाती है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, पोर्टल नेक ब्लॉक होती है, प्लीहा बढ़ती है। चिकित्सा यही करनी है, दोषों की करनी है, अग्नि की करनी है। ये दो पद्धति से होती है, यकृत वृद्ध होकर, यकृत के व्याधि होकर, एब्सेस, ट्यूमर, हेपेटाइटिस, इसका परिणाम होकर लीवर डैमेज होता है, वो श्रिंक होता है और उससे वेन प्रेशर आता है और फिर प्रवाह बंद होता है। इसको सिरोसिस कहते हैं। जब लीवर का शेप बिगड़ जाता है उसको सिरोसिस कहते हैं। तो उससे पोर्टल वेन का एक आने वाली ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, उल्टे दिशा में एक खून रक्त संचित होता है, प्लीहा बढ़ने लगती है। ये एक संप्राप्ति। दूसरी संप्राप्ति में रक्त ही दुष्ट हुआ है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है, तो उल्टे दिशा में जाकर प्लीहा वृद्धि होगी। ये दोनों संप्राप्तियां हो सकती हैं। तो वृद्धि, प्लीहा वृद्धि यानी प्लीहा वृद्धि तक सीमित नहीं रहना। संप्राप्ति कहाँ से शुरू होती है? दुर्बल आग्नेय है, समझ गए? अब देखिए ग्रंथकर्ता लक्षणों की सूची कैसी देते हैं। देखिए आप, क्या है? दौर्बल्य। दूसरा क्या है? रोचक। तीसरा क्या है? परिपाक। चौथा क्या है? वर्च, मूत्र, ग्रह। अब ये पहले 4-5 लक्षण ये किसके हैं? अन्नवह और रसवह दृष्टि के हैं। अश्रद्धा, चारुचेष्टास्य, वैराश्यम और रसज्ञता, ये रसवह और अन्नवह के दृष्टि के लक्षण है। यानी संप्राप्ति कहाँ प्रारंभ हुई है? अंतिम अवस्था प्लीहा में है, प्रारंभ कहाँ हुई है? समझ गए? दुर्बल आग्नेय है। इसलिए भगवत क्या कहता है? रोगस्त दोष वैषम्य। रोगा सर्वि मंदे ज्ञान। इसकी व्यापकता इतनी बड़ी है, ये हमें समझना है। चिकित्सक आयुर्वेद बनना ये बहुत आसान है। बस अग्नि को संभालो, हेतु को संभालो, पाचन करो, आपका पेशेंट ठीक होना ही है। इतना समझ में आना चाहिए। व्याधि प्रत्यनिक करते बैठे, अब नाम फेर हो गए। करो, व्याधि प्रत्यनिक करने में आपत्ति नहीं है, करो, लेकिन ध्यान कहां पर है? पक्षी आकाश में घूमता है, ध्यान कहां होता है? कैसे होना चाहिए? तो हाँ, ये एक श्लोक रहेगा ना सर, 37 रहेगा ना। तस्य प्लीहा कठिनो पश्चिदावत आदौ वर्धमानः कच्छप संस्थानः उपलभ्यते। अब ये कच्छप संस्थान प्लीहा, इसकी कंसिस्टेंसी फर्म है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं फर्म कंसिस्टेंसी, palpably firm consistency in liver and spleen. It's a sign of carcinoma of the liver or spleen. इसलिए परीक्षण करना चाहिए, पेट पे हाथ लगाना चाहिए। केवल प्रश्न परीक्षा कर दिए, चलो जाओ ले लो सीतोपला पहले सारी। अब मॉडर्न के दृष्टि से भले ये
कार्सिनोमा हो, हमारे दृष्टि से क्या है? अग्नि दोष, दुर्बल अग्नि, दोष वृद्धि, रक्त अवरोध, रक्त वृद्धि और प्लीहा वृद्धि। हमें इतनी लंबी चिकित्सा करनी है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, समझ में आ रहा? ये सब मैंने देखे हैं और डायग्नोज भी किए हैं और समय पर उनको योग्य स्थान पर भेजा भी है। ये चिकित्सक को समझ आना चाहिए। केवल नाड़ी देख के, युवा देखे नहीं, सब कुछ देखना है। वैवर्ण भी देखना है, उधर भी देखना है, पूरा पृष्ठों से देखना है, पूरा शरीर देखना है। भले ही समय लगे, एक नजर तो डालना है। और ये सब एट अ ग्लांस होता है। एट अ ग्लांस समझते हो? वही दृष्टि में होता है। पेशेंट को जरा आराम से बिठाओ, पलंग पे सुलाओ और देख लो, समझ जाता है पूरा। और फिर 2 मिनट पेट में हाथ लगाओ, समझ जाता है। वैद्य को सब आना चाहिए। तो हाँ, तो कच्चम संस्थान उपलब्धते सच उपेक्षिता, उसकी उपेक्षा की। स क्रमेण कुक्षी जठरम अग्नि अधिष्ठानम च परीक्षिपत उदरम अभिनिर्वर्तयति। उदर की निर्मिति करते हैं, उदर के लक्षणों की निर्मिति करते हैं। क्रमशः बढ़ती जाती है और उसकी उपेक्षा की है तो कुक्षी जठर बढ़ते रहता है और उदर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। पूर्व के साथ शोथ वगैरह सब उत्पन्न होते हैं। तो अब इसके बाद लक्षणों में आए थे हम, मूत्र ग्रह तक आए थे। तम प्रवेश, पिपासा, अंगमर्द, छर्दे, मूर्छा, अंगसाद, कास, श्वास। अब देखिए, ये जो बाकी लक्षण है, तम प्रवेश आदि, पिपासा, अंगमर्द, छर्दे, मूर्छा, अंगसाद, ये उपद्रव है। ये वृद्ध दोषों के उपद्रव है, प्लीहा के नहीं है, प्लीहोदर के उपद्रव नहीं है। उपद्रव का अर्थ है एक व्याधि निर्माण करने के बाद उन्हीं दोषों के द्वारा जब अन्य व्याधियां निर्माण की जाती है शरीर में, उसको उपद्रव कहते हैं। ये प्रियावृत्ति के लक्षण नहीं है। प्रियावृत्ति के लक्षण वही है, अतन्यत्र जठरम लघु भोजन ये श्वासम उच्यति, जीर्ण जीर्णम न व्यच्यति। ये प्रियावृत्ति के लक्षण है। संदर्भ विसर्प चिकित्सा, शायद 23। कितना है विसर्प, कौन सा अध्याय है? शायद 23। कितनी मिनट अभी? 21।
हाँ, श्लोक नंबर 40। उपद्रवस्तु खलु रोगो उत्तरकालजो रोगाश्रयो रोग एव स्थूलो अनुर्वा रोगात् पश्चाज्जायत इति उपद्रव संज्ञा। उपद्रवस्तु खलु रोग उत्तरकालजो उत्तरकाल समास रोगस्य उत्तरकालं भवति इति रोगोत्तरः षष्ठी पुरुष। रोगाश्रय है वो, रोगाश्रय का अर्थ है इस रोगों को जिस दोषों ने किया है उन्हीं दोषों से प्लीहा वृद्धि यदि श्लेष्मा ने की है तो प्लीहा वृद्धि होने के बाद वही दोष शरीर में घूमते हुए अन्य लक्षण उत्पन्न करते हैं, उसका नाम उपद्रव है। समझ गए? अब टीका देखो उसके, उसको अंडरलाइन करके रखा है उपद्रव को। यही व्याख्या सुश्रुत ने की है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। वो भी कलेक्ट करके रखो, संग्रह करके रखो। किसी ने पूछा सुश्रुत में कहाँ है, बता दो, सूत्र स्थान में है, अध्याय का नाम मुझे याद नहीं लेकिन है, मेरे पास संग्रह है, लेकिन मेरी स्मरण शक्ति अपनी धीरे धीरे इतनी कम हो गई कि मुझे कुछ ध्यान नहीं, अंक ध्यान में नहीं रहते, सूत्र ध्यान में रहता है। अब इसकी रोगाश्रय की टीका देखो। आरंभक दोष प्रकोपजन्यतया रोगाश्रय की रोगारंभक दोष प्रकोप जन्यतया रोगेन समम तुल्य कारणम। रोग को उत्पन्न करने वाला जो दोष है वही दोष शरीर में घूमता घूमता अन्य व्याधियां करता है, उसका नाम उपद्रव है। समझ गए उपद्रव का अर्थ? जो मॉडर्न का कॉन्सेप्ट है वो गलत है हमारे लिए, उनका उनके लिए ठीक है। हमारे लिए उपद्रव का अर्थ क्या है? वही दोष जो व्याधि कर रहे हैं वो अन्य अन्य व्याधियां करते रहते हैं, वो उपद्रव उस दोष का है। चिकित्सा हमें अग्नि की उस दोष की करनी है। समझ गए? नो कंफ्यूजन, पढ़े तो पढ़ो। अब मैं भूल जाऊं, भूलने के पहले अधिक स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आप एमडी के स्टूडेंट हैं। मेरे जैसा परीक्षक आया तो आपको कष्ट न हो। कोई आ सकता है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय परतंत्र दोष प्रकोप का 64 एवं विद्यात्मनानपि स्वातंत्र पारतंत्राभ्याम व्याधे प्राधान्य महादिशे सापडलं? क्या बात है। 61 हाँ एवं विद्यात्मना एवं विद्यात्मना 60 की पंक्ति पढ़ो। 60 ते अंत्या पुनर्विधा अंत्याः परतंत्र, अंत्याः यानी परतंत्र। स्वतंत्र परतंत्र ये दो शब्द है, उसका अंत्य कौन है? परतंत्र। विधान तंत्र युक्ति क्रम बताने वाली, क्रमबद्ध। अंत्याः पुनर्विधा,
अब उसका अगला श्लोक क्या है? अंत्यार का स्पष्टीकरण किया है। पूर्वजा पूर्व रूपाख्या पश्चात जाता उपद्रवाश्च। पूर्व रूप ये भी परतंत्र है, रूप ये भी परतंत्र है, उपद्रव भी परतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? दोष प्रकोप, स्पष्ट लक्षण। स्थान संशय, संप्राप्ति, ये स्वतंत्र है। ये कोई प्रश्न पूछा परीक्षा में तो उसका उत्तर लिखना आना चाहिए संदर्भ के साथ। यदि इतना आप उत्तर लिखते हैं तो आपका गोल्ड मेडल कोई खींच नहीं सकता। समझ गए? अब उसी ग्रंथ में अष्टांग हृदय में ज्वर चिकित्सा, ज्वर निदान, सामज्वर के लक्षण, इतना मैं घर पे नहीं कर सकता, सब संकोच हो जाता है। कौन देखेगा? किताब निकालो, पन्ना निकालो। सामज्वर लक्षणानि निदान स्थान, अध्याय निदान स्थान पहला एक, 54 नंबर का श्लोक। चौपन 54। ज्वरोपद्रव तीक्ष्णत्व अग्लानिर बहुमूत्रता आलस है न प्रवृत्ति न विजीर्ण, सामज्वर के लक्षण है। इस पे उपद्रव शब्द आया है। ज्वर के लक्षण अंगमर्द, संताप और स्वेदावरोध। बाकी लक्षण जो है सब क्या है? उपद्रव है। उपद्रव के तीव्र प्रतिष्ठा है, नाक बंद हो गया है, सिर में दर्द हो रहा है, कटिशूल हो रहा है, ये सब उपद्रव है। व्याधि कौन सा है? अग्निमान्य है, दोषरुद्ध है, रस धातु में गए हैं, ये संप्राप्ति, ये स्वतंत्र है और ये सब परतंत्र है। अंगमर्द, संताप, तीसरा कुठला? अंगमर्द, संताप और 3 प्रत्यात्मक लक्षण ज्वराचे। ठीक है, जाऊ द्या। ज्वराचे प्रत्यात्मक संताप, अंगगौरव, स्वेदावरोध। बाकी सब जो उपद्रव है, दर्द हो रहा, कंडू हो रहा है, कटी दुख रही है, सिर दुख रहा है, ज्वरोपद्रव तीक्ष्णत्व, अन्य लक्षण भी जो उपद्रव हुए उत्पन्न हुए वो बलवान होते हैं। सिर में दर्द ज्यादा हो रहा, अर्थात सामज्वर है। कटिशूल बहुत हो रहा है, अभिप्राय है सामज्वर है। चलो, हो गया क्लियर? उपद्रव, ये सब उपद्रव है। लिया वृद्धि ये लक्षण है। दौर्बल्य, अर्वचक, अविपाक, ये पूर्व रूप है, ये भी परतंत्र है। स्वतंत्र कौन है? दुर्बल अग्नि, धातु वृद्धि, बाकी सब परतंत्र है। समझ गए? ये लक्षण क्यों होते हैं? दोष घूमते हैं इसलिए होता है। यदि पित्त बड़ा है, घूम रहा है, तो सिर में जाएंगे तो मूर्छा आएंगे, भ्रम आएगा, और कहीं गया तो अक्षिपाक होगा, और कहीं गया तो मुखपाक होगा। उपद्रव है, मुखपाकी जड़ का उपद्रव है। अरुचि अविपाक ये पूर्व रूप है, ये भी उपद्रव है।
क्यों अग्निमंद है, अजीर्ण है, सामावस्था है। चलो, तो इस प्रकार ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। कार्य वैरस्य पर्वभेद गोष्ठवात शूलानी उदर अरुण वर्ण, ये उदर के हैं, ये भी उदर वर्ण। एवमेव यकृत अपनी दक्षिण पार्श्वस्थं कुर्यात्। इसी प्रकार से दक्षिण पार्श्व में यकृत वृद्धि भी हो सकती है। अब इसी प्रकार से वृक्क वृद्धि भी हो सकती है। इसी प्रकार से, हेलो, समझ गए? चलो, तो 12:41 तुल्य हेतु, तुल्य लिंग, तुल्य औषधत्वात् लिह जठर, इनका कोई भेद नहीं है। दोनों की संप्राप्ति एक ही है। अग्नि दुर्बल है, धातु वृद्ध है, शोणित वृद्ध है, और वृद्ध शोणित से यकृत भी बढ़ सकता है, शुद्ध शोणित से व्याधि भी बढ़ सकती है। स्वतंत्र है तो परतंत्र रूप में मलेरिया में बढ़ती है, उसकी भी चिकित्सा इसी आधार पर करने का प्रयास करो, कम होती है। अच्छा ही रुकते हैं। ओके, कुछ प्रश्न है तो पूछो। मुझे कितने, केवल 2, 1 2 3 4 5 6 श्लोक है, 2 व्याधि हुए, लेकिन 11:30 से लेकर 12:15 तक। बरोबर, खूप झालं. पण मला हे सगळं घरी बसून नाही करता येत. हा श्लोक करा, तो श्लोक मलाच करावं लागतं दिवस, किंवा मग आधी तयारी करून ठेवायला लागते. पण आधी करायचं म्हणजे मग आधी अभ्यास करायला लागतो, मला काय शिकवायचे आज, मग संदर्भ काढून ठेवणे, मग ते लिहून ठेवणे पानावर कुठतरी श्लोक नंबर अमुक कंटाळा येतो. आता काही नको, पुस्तक उघडून बरोबर करावं, बस एवढंच असतं. चला, समजलं? संतोष पावला आत्मा. कुछ प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो मैं बंद करता हूँ. पाहुणे हो तेच जास्त 11:30 12:30 1 तास, 1.25 तास. ठीक आहे.